तो आज के वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ एक साईफाई हॉरर सीरीज। ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इस सीरीज का नाम है टी कप, जो कि पीकॉक पे रिलीज हुई थी और आप इंडिया में इसे जियो सिनेमा पे देख सकते हैं। स्टोरी सुनने में आपको ऐसा लगेगा कि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, लेकिन जब धीरे धीरे सारे राज खुलने लगेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए अंत तक बने रहे, कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो कहानी की शुरुआत हम घने जंगल के बीच में हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो खून में लथपथ होती है और वो अपने बंधे हुए हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उसे कुछ होने लगता है और वो कहती है मर्डर मेकर, और उसे एक काला कुत्ता दूर से देख रहा था। आखिर में वो औरत अपना हाथ छुड़ा लेती है और वो उस कुत्ते को भौंकते हुए सुनती है और डर के मारे वहां से भाग निकलती है। अब सामने के शहर के बाहर वाले इलाके में हम एक घर में रहने वाले परिवार को देखते हैं। उस औरत का नाम है मैगी, जो अपने बेटे आर्लो के साथ होती है और वो एक टी कप के अंदर में फ्लाई को पकड़ती है और कागज के मदद से उस फ्लाई को टी कप के अंदर ट्रैप कर लेती है। फिर बाहर जाते वक्त वो अपनी बेटी मेरिल को भी देखती है जो अपने कमरे में होती है। आर्लो की दादी एलेन डिनर बना रही थी और वो रेडियो पर गाना भी सुन रही थी कि तभी एक बहुत ही तेज आवाज रेडियो से आने लगता है और अचानक आवाज रुक भी जाता है। मैगी टी कप बाहर लेकर आती है और अपने पति जेम्स से मिलती है जो कि अपने फार्म में काम कर रहा था और कहता है कि बकरियां बहुत ज्यादा डरी हुई है। जेम्स अपनी पत्नी से पूछता है कि हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ है उस बारे में हम बात नहीं करेंगे क्या। मैगी कहती है मैं अभी तैयार नहीं हूँ। फिर वो अपने बेटे के कमरे के पास आती है और अपने बेटे के सामने टी कप से उस फ्लाई को आजाद कर देती है। आर्लो खिड़की से एक बकरी को देखता है जो फेंस के बाहर चली जाती है। मैगी देखती है कि घोड़े भी बहुत अजीब बर्ताव कर रहे थे, जिससे कि वो भी थोड़ी नर्वस होने लगती है कि आखिर हुआ है क्या। फिर वो घर के अंदर चली जाती है और बकरी को फॉलो करते हुए आर्लो फेंस क्रॉस करके जंगल में चला जाता है और बकरी को ढूंढने लगता है, लेकिन वहां जंगल में कोई तो था जिसके हाथ में खून लगा हुआ था। डिनर बनाते वक्त मैगी अपने मदर इन लॉ एलन से बात करती है और कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ पर आ गई हो। एलन कहती है कि मैं अपने घर पर अकेली थी, इसीलिए मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। मैगी कहती है कि मुझे वो नहीं कहना चाहिए था आपसे जो मैंने कहा। एलन उन पुरानी बातों को पहले ही भूल चुकी है और अब दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिनर के लिए मैगी अपने बेटे को ढूंढने लगती है, पर वो अपनी बेटी से पूछती है तुम्हारा भाई है कहाँ, तो वो भी कहती है मुझे नहीं पता। जैसी वो नीचे आती है तो एलेन कहती है कि मैंने आर्लो को देखा बाहर जाते हुए। तभी उनके घर के पास उनके पड़ोसी पहुंच जाते हैं। उस परिवार में है रूबेन, उसकी पत्नी वेलेरिया और उनका बेटा निकोलस। इधर रूबेन बताता है कि उसका घोड़ा घायल हो गया है और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। मैगी जो जानवरों की डॉक्टर है वो उस घोड़े को क्लिनिक में लाने के लिए कहती है, मगर वो अभी टेंशन में थी क्योंकि उसका बेटा भी मिल नहीं रहा। मैगी रूबेन से कहती है पता नहीं सारे जानवर बहुत अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं, आखिर हुआ क्या है। निकोलस बताने लगता है कि उसके घोड़े ने जो कुछ भी किया उससे वो बहुत ज्यादा डर गया था। जेम्स उसे समझाता है कि मैगी सब कुछ संभाल लेगी। फिलहाल वो सभी लोग निकलते हैं आर्लो को ढूंढने के लिए और एलेन निकोलस को ड्रिंक पीने के लिए देती है, कहती है ये हमारा सीक्रेट है। फिर वो गाना चलाती है और तभी एक जोर की आवाज आने लगती है और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मैगी घोड़े की देखभाल कर रही थी और देखती है कि घोड़े का आंख बिल्कुल ठीक है लेकिन आसपास छोटे मोटे कट्स हैं। वो सिरिंज में दवाई भरती है और घोड़े के दूसरे तरफ वो देखती है वहां पर एक लकड़ी का टुकड़ा शरीर के अंदर घुसा हुआ था। मेरिल अपने पापा जेम्स को बताती है कि एक बकरी भी गायब है और वो भी थोड़ा घबराने लगती है, लेकिन जेम्स अपनी बेटी को संभालता है, कहता है तुम्हारा भाई मिल जाएगा। इधर हम रात के अंधेरे में जंगल के बीच आर्लो को देखते हैं। वो जंगल में भटक रहा था और वो जंगल में खो गया था। वो उस बकरी को भी देख लेता है, लेकिन तभी उसके सामने वही बूढ़ी औरत आ जाती है जो मर्डर मेकर बड़बड़ा रही थी और वो आर्लो पर हमला कर देती है। इधर पूरा परिवार उसे ढूंढने में लगा हुआ था और निकोलस मेरिल से बातें करने लगता है, कहता है तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ही अच्छे हैं, ऐसे सिचुएशन में भी खुद को बहुत शांत रखते हैं। मेरिल कहती है कि मेरे मॉम डैड हमेशा एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं, मेरा भाई गायब है, मेरी दादी ड्रिंक करती है, उन्हें बीमारी है, हाँ मेरा परिवार बहुत अच्छा है। तभी उन्हें एक भयानक आवाज सुनाई देने लगती है। इधर मैगी घोड़े के शरीर से उस छोटे से लकड़ी को निकाल लेती है। थोड़ा सा खून निकलता है लेकिन वो कहती है तुम्हारा घोड़ा बिल्कुल ठीक है। जेम्स और वेलेरिया एक साथ आर्लो को ढूंढने के लिए निकलते हैं और जेम्स वेलेरिया को बताने लगता है कि कैसे उसकी बेटी जब छोटी थी तो वो ओवन में फंस गई थी। कहता है वो दिन बहुत डरावना था, बच्चे बहुत स्टूपिड होते हैं और इसीलिए जेम्स को अपने बेटे को लेकर डर लग रहा था कि पता नहीं वो कहाँ होगा। तभी वहाँ पर निकोलस और मेरिल पहुंच जाते हैं बकरी को लेकर और पड़ोसी का खोया हुआ कुत्ता भी मिल गया था, मगर आर्लो नहीं मिला। तभी उन्हें अंधेरे में कुछ नजर आता है। इधर हम आर्लो को देखते हैं जो थोड़ा बहुत जख्मी था और उसके सामने वही बूढ़ी औरत होती है
जो कुछ ठीक नहीं लग रही थी और वो आर्लो को भयानक तरीके से देखने लगती है और उसके आंख में कुछ अजीब सा होता है जो कि आर्लो की आंखों में भी हम वैसा ही होता हुआ देखते हैं। अब आखिर में मिस्टर एंड मिसेस केली वहां पर पहुंच जाते हैं और उन्हें उनका कुत्ता मिल जाता है। मैगी उनसे पूछती है क्या आपको आर्लो देखने को मिला? वो लोग कहते हैं नहीं। पूछते हैं कि वो भी गायब हो गया है क्या? जेम्स कहता है घंटों हो गए। मिस्टर केली मतलब डोनाल्ड बोलते हैं जंगल में एक बहुत ही बड़ा कुत्ता है और ऐसा लगता है वो रैबिड है। वो बंदूक निकाल लेता है और जेम्स उसे मना करता है मगर डोनाल्ड कहता है तुम्हारा बेटा गायब हो गया, तुम्हें तो स्ट्रांग बनना चाहिए, तुम एक काम करो, मुझे सब कुछ संभालने दो। ये तभी अचानक आर्लो वापस आ जाता है और उसके हाथ पर बहुत सारे निशान होते हैं जैसे कि उसे किसी ने कस के पकड़ा हो। मैगी उसे पूछती है ये किसने किया? फिर आर्लो वही सारे वर्ड्स दोहराने लगता है जो वो बूढ़ी औरत दोहरा रही थी और फिर वो अचानक से बेहोश हो जाता है। इधर हम जंगल में उसी बूढ़ी औरत को देखते हैं जो आवाज सुनकर कहने लगती है कि मेरी मदद करो, कि तभी उसके सामने वो बड़ा कुत्ता आता है और वो उस औरत पर हमला कर देता है और हम एक आदमी को देखते हैं जो मास्क पहना हुआ था और वो एक ब्लू कलर को स्प्रे करके एक लाइन बना देता है। इसके तुरंत बाद घर पर आसपास सभी जगह लाइट फ्लिकर होने लगती है और ये सब कुछ वो मास्क वाला आदमी देख रहा था। आर्लो को हॉस्पिटल ले जाने के लिए परिवार वाले एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश करते हैं मगर एलन देखती है कि फोन पर सिग्नल ही नहीं आ रहा था। इसलिए जेम्स अपना गाड़ी लेकर अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाना चाहता था मगर उसका गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रहा। यहाँ तक कि रूबेन भी अपने गाड़ी को स्टार्ट करता है जिससे कि वो खुद यहाँ आया था लेकिन अब उसका गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रहा। डोनाल्ड भी अपने गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर पा रहा था और आखिर में बिजली भी चली जाती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। सभी लोग कंफ्यूज थे। फिलहाल उन्हें इतना ही समझ आता है कि घर के अंदर जाना सही होगा। डोनाल्ड अकेले जंगल में जाना चाहता है चेक करने के लिए कि आखिर आर्लो की हालत ये किसने की। इधर मैगी बाथरूम में अपने बेटे की देखभाल करती है और उसे चेक करती है और उसका बेटा बिल्कुल नॉर्मल था। मैगी अपने बेटे से पूछती है क्या तुमने जंगल में किसी को देखा? क्या उसी ने तुम्हें पकड़ने की कोशिश की? मैगी सभी को जाने को बोलती है और अपने बेटे से पूछती है कि तुम्हारे साथ जंगल में क्या हुआ था? तो वो कहता है मुझे खुद नहीं पता लेकिन मुझे एक बात पता है कि हमें यहाँ से जाना होगा जितना जल्दी हो सके। फिर वो मर्डर मेकर बड़बड़ाने लगता है और भागने की कोशिश करता है मगर मैगी आर्लो को पकड़ लेती है और उसे शांत करती है। आर्लो से धक्का लगने के वजह से निकोलस के सिर में चोट लग जाती है। मिसेस केली मतलब के क्लेयर अपने घर जाकर 911 कॉल करना चाहती थी। शायद उनके वहाँ लैंडलाइन काम कर रहा होगा मगर एलन उसे मना करती है, कहती है शायद अकेले जाना सही नहीं होगा। फिर वो आर्लो के बारे में पूछने लगती है कि उसके हाथ में वो चोट कैसे लगी, क्या उसने वो खुद के साथ किया होगा। एलन कहती है वो खुद के साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। एलन बताने लगती है कि बचपन में एक बिल्ली के खरोचने के वजह से उसे तेज बुखार आ गया था लेकिन अगले दिन सब कुछ ठीक हो गया और ऐसी ही अजीब अजीब चीजें होते रहती है। मेरिल निकोलस के सिर पे लगे चोट पर दवाई लगाती है और जो कुछ भी हो रहा था उसे निकोलस बहुत ज्यादा डरा हुआ था। रूबेन जेम्स से बात कर रहा था और उसे भी लगता है कि जरूर आर्लो जंगल में उसने कुछ तो देखा और उसी के वजह से ये सब कुछ हो रहा है। पावर कट ऑफ हो रहा है, जानवर अजीब बर्ताव कर रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा, फोन में सिग्नल भी नहीं आ रहा और वो लोग सोचते हैं कि हो सकता है ये एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स हो। तभी उन्हें बाहर में एक गाड़ी दिखती है और वो उस मास्क पहने हुए आदमी का होता है। दोनों भागते हुए मदद के लिए आते हैं और मास्क वाला आदमी बाहर निकलता है और उन्हें रुकने को बोलता है और उन्हें जमीन पर बनाया हुआ लाइन दिखाता है जो कि ब्लू कलर का था और उन्हें कहता है लाइन को क्रॉस मत करना। जेम्स कहता है मेरे बेटे को चोट लगी है, हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, पावर नहीं है, फोन में सिग्नल नहीं है, तुम्हारी गाड़ी चल रही है, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? मगर मास्क वाला आदमी बंदूक निकाल लेता है और उनसे कहता है लाइन क्रॉस मत करो। इधर मैगी अपने बेटे के चोट पर बैंडेज लगा रही थी कि तभी उसका बेटा एक नीडल उठा लेता है और मैगी पर हमला करने लगता है और वही सेम चीज बड़बड़ाने लगता है। मैगी उसे संभालती है। आर्लो जब शांत हो जाता है तो वो भी पूछने लगता है कि आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है, मुझे डर लग रहा है। वो अपनी माँ से पूछता है क्या आपको कभी डर लगा था? उसकी माँ कहती है हाँ, जब तुम्हारी बहन गायब हो गई थी। पता है वो कहाँ मिली थी? ओवन के अंदर। फिर वो अपनी माँ से कहता है माई लिटिल लाइट हाउस गाना गाने के लिए। फिर वो कुछ मार्बल्स निकालता है और जमीन पर रख देता है और टी कप से ढक देता है। इधर जंगल में डोनाल्ड को देखते हैं जो कि उस चीज को ढूंढ रहा था जिसकी वजह से ये सारी अजीब चीजें हो रही हैं। तभी अचानक वो गिर जाता है और देखता है वहाँ पर एक औरत की बॉडी होती है और पीछे में वही बड़ा काला कुत्ता खड़ा था उसकी बंदूक के सामने। दूसरी तरफ हम उस मास्क वाले आदमी को देखते हैं जो व्हाइट बोर्ड पर एक सर्कल के अंदर 2 क्रॉस करता है जो कि जेम्स और रूबेन है और सर्कल ब्लू लाइन है। तभी डोनाल्ड वहां तक पहुंच जाता है लेकिन उसके पीछे काला कुत्ता पड़ गया था। वो कुत्ता उस पर हमला कर देता है मगर डोनाल्ड किसी तरह उस कुत्ते को दूसरी तरफ फेंक देता है, मतलब के ब्लू लाइन के दूसरी तरफ, और वो कुत्ता कुछ सेकंड्स में ही पिघल कर मर जाता है जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे। मास्क वाला आदमी उन्हें फिर से दोहराता है लाइन क्रॉस मत करना और किसी पर भरोसा मत करना। बस ये कहकर वो वहां से चला जाता है। घर के अंदर सभी लोगों ने गन शॉट सुना। क्लेयर बाहर जाना चाहती थी अपने पति को ढूंढने के लिए।
वेलेरिया मना करती है, लेकिन क्लेयर अपने घर जाना चाहती थी ताकि वो लैंडलाइन से 911 कॉल कर सके, और वो बाकियों की बात नहीं सुनती। इसीलिए वेलेरिया उसे लाइट देती है और क्लेयर वहां से चली जाती है। जेम्स और बाकी लोग देखते हैं क्लेयर घर जा रही थी, इसलिए वो लोग दौड़ कर जाते हैं उसे रोकने के लिए, क्योंकि अगर वो लाइन क्रॉस करेगी तो उसकी भी वहीं पर मौत हो जाएगी। क्लेयर का कुत्ता भाग जाता है और वो लोग क्लेयर को बोलते हैं लाइन क्रॉस मत करो, मगर वो लाइन की दूसरी तरफ चली जाती है। डोनाल्ड अपनी पत्नी को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जिससे कि उसका थोड़ा सा हाथ पिघल जाता है और उसकी पत्नी वो तो भयानक मौत मरती है। आर्लो डिक्शनरी उठाता है और उसमें वो ट्रैप वर्ड की तरफ पॉइंट करता है। कहता है कि उसने कहा था हमें छुपना होगा। मैगी पूछती है किसने कहा था? वो कहता है वो आदमी मेरे दिमाग में है, उसने कहा हमें छुपना होगा क्योंकि वो आ रहा है और उसके रास्ते में जो भी आता है वो मारा जाता है। मैगी ये सब सुनकर शॉक्ड हो गई थी और उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अब सुबह हो जाती है और डोनाल्ड अपनी मरी हुई पत्नी के सामने ही बैठा होता है। जेम्स यकीन नहीं कर पा रहा था कल रात जो कुछ भी हुआ, और वो उठकर अपने बेटे को चेक करने के लिए जाता है। और आर्लो के साथ निकोलस भी सोया हुआ था और टी कप वैसे का वैसे ही रखा हुआ था। मैगी भी सोकर उठती है और उसकी भी नजर जाती है क्लेयर पर जो मर चुकी थी, और वो अपनी बेटी को जगाती है और उसे समझाती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भाई को संभालो। मेरिल अपनी माँ से कहती है 5 मिनट उसके साथ ही सोने के लिए, और उसे भी पता है क्लेयर के साथ क्या हुआ और वो जानना चाहती है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, लेकिन ये तो मैगी को भी नहीं पता है। जेम्स अपनी पत्नी को बताने लगता है कि मास्क वाले आदमी ने उन लोगों से क्या कहा, उन्हें लाइन क्रॉस नहीं करना है और उन्हें किसी पर भरोसा भी नहीं करना है। वो लोग बाहर जाने का रिस्क लेना चाहते हैं। मैगी अपने पति से कहती है रूबेन को अपने साथ ले जाने के लिए, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि बाहर उन्हें किसका सामना करना पड़ जाए। जेम्स मना करता है, मगर मैगी कहती है क्यों, क्या हुआ? जिसकी पत्नी के साथ तुम सेक्स कर रहे थे उस आदमी के साथ तुम जाना नहीं चाहते? और ये सब कुछ रूबेन अंदर कमरे से सुन रहा था। जेम्स कहता है जो कुछ भी हो रहा था वो अब खत्म हो चुका है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि हमें एक साथ रहने की कोशिश करनी चाहिए, मगर मैगी एक साथ रहने का नाटक कर करके थक चुकी है। वो बस अपने बच्चों के लिए यहाँ पर है। वो डोनाल्ड को चेक करने के लिए जाती है। जेम्स अपनी माँ एलन से बात करने के लिए आता है और उसने भी सुना किचन में जेम्स और मैगी के बीच झगड़ा हुआ था। जेम्स बात को टालने की कोशिश करता है, कहता है कि अभी ये मैटर नहीं करता, और वो अपनी माँ को दवाई देता है। इधर रूबेन, जिसे अब सारा सच पता चल चुका है, जब उसकी पत्नी वेलेरिया जागती है तो रूबेन अपनी पत्नी से ठीक से बात भी नहीं कर रहा था और अपना बंदूक उठाकर वो कमरे से बाहर चला जाता है और वो बंदूक ले जाकर मैगी को देता है और उसे कहता है धीरे ही सही तुम इस बंदूक को चलाना सीख जाओ। फिर वो जाती है डोनाल्ड से मिलने के लिए, जो अपनी पत्नी के सामने बैठा हुआ था, और वो डोनाल्ड को अपने साथ चलने को बोलती है। एलन और वेलेरिया दोनों दूसरी तरफ एक चादर फेंक देते हैं और क्लेयर की बॉडी को ढक देते हैं। रूबेन जेम्स से बात करने के लिए जाता है और उसे कहने लगता है कि मास्क वाले आदमी के ड्राइंग के हिसाब से ये जो लाइन है वो एक सर्कल है, और उन्हें उम्मीद है कि उनके पड़ोसी एडवर्ड और कार्मेन सर्कल से बाहर ही होंगे, इसीलिए वो लोग उनसे मदद मांगने का सोच रहे थे। मैगी डोनाल्ड की देखभाल करती है और उसे रेस्ट करने को बोलती है। डोनाल्ड कहने लगता है कि उसका भी सपना था कि उसका परिवार हो, उसके कोई बच्चे नहीं हैं, और वो अपनी पत्नी को याद करके रोने लगता है। और वो मैगी को कहता है जंगल में एक बॉडी है। घोड़े पर बैठकर जेम्स और रूबेन अपने पड़ोसी को ढूंढने के लिए निकलते हैं और जंगल में उन्हें एक सांप देखने को मिलता है जो भी लाइन क्रॉस करने के चक्कर में मारा गया। और वो लोग सोचते हैं कि आखिर वो जो भी है उसे कैसे पता कि ये लाइन कहाँ बनाना था। मेरिल निकोलस और आर्लो से मिलने के लिए आती है तो आर्लो कहने लगता है कि आर्लो अभी फिलहाल सो रहा है। मेरिल अपने भाई से पूछती है कि कल तुमने कहा कि कोई आ रहा है हमें मारने के लिए, और वो फिर से बड़बड़ाने लगता है छुप जाओ या मर जाओ। फिर वो अपनी बहन का हाथ पकड़ लेता है और गलती से एक पानी रेनबो ड्राइंग के ऊपर गिर जाता है और वो खाली ग्लास कंटेनर लेकर जाने लगता है और अपनी बहन से कहता है कि मेरे अंदर जो मैसेंजर है उसकी बात सुनो, वो तुमसे जो कुछ भी बोल रहा है उसकी बात को मानो, वो अच्छा आदमी है और वो मेरे दिमाग में रहता है। असैसिन हमें मारने के लिए आ रहा है। मेरिल उसकी बातों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। आर्लो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, फिलहाल जवाब सिर्फ मेरे पास है, इसलिए तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। वेलेरिया और एलन लाइन के पास बैठे हुए थे और वेलेरिया उस बूढ़ी औरत से उसके बीमारी के बारे में पूछने लगती है, क्योंकि कुछ कुछ समय हेलन की हाथ कांपने लगती है और एलन को भी पता है वेलेरिया और जेम्स के रिलेशनशिप के बारे में। वेलेरिया थोड़ी शर्मिंदा फील करती है और कहने लगती है कि जब वो रूबेन के साथ शादी करके यहाँ मूव हुई थी तो उसे लगा कि यहाँ पर फार्मिंग वाली लाइफ काफी अच्छी होगी, लेकिन ये लाइफ जीना काफी कठिन है। तभी उनके सामने एक गाड़ी रुकती है और एक आदमी बाहर निकलता है और वो लोग उस आदमी को रोकते हैं, कहते हैं लाइन क्रॉस मत करना, मगर वो आदमी लाइन क्रॉस करके अंदर आ जाता है और उसे कुछ भी नहीं होता। आर्लो मतलब के उसके अंदर जो मैसेंजर है
वो मेरिल और निकोलस को जंगल के रास्ते कहीं ले जा रहा था और निकोलस प्रोटेक्शन के लिए अपने पॉकेट में चाकू रखता है। वो लोग पहुंचते हैं एक बहुत बड़े जले हुए गड्ढे के पास जहाँ कुछ जानवर भी मरे हुए थे। मैसेंजर आसमान की तरफ इशारा करता है। निकोलस पूछता है क्या तुम ऊपर से आए हो? मैसेंजर कहता है हाँ। इसके बाद वो गड्ढे में उतरता है और एक कलरफुल लिक्विड कंटेनर में ढालने लगता है। कहता है ये पॉइजन है। निकोलस पूछता है इसका तुम क्या करोगे? आर्लो कहता है इसे हम पीते हैं। इधर जेम्स और रूबेन अपने एक और पड़ोसी एडवर्ड और कार्मेन के घर के पास पहुंच गए थे जो कि ब्लू सर्कल के अंदर ही है, मगर वहां तो किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं था। जेम्स को वहां पर एक पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी मिलती है। फिर वो पीछे मुड़ता है तो वहां एडवर्ड की डेड बॉडी थी जिसे कौवे खा रहे थे। इधर जंगल में मैगी को उस बूढ़ी औरत की बॉडी मिलती है। जेम्स बंदूक लेकर घर के अंदर जाता है और अंदर में उसे एडवर्ड का बेटा मरा हुआ मिलता है। बेसमेंट से आवाजें आ रही थी और वो बेसमेंट के पास चला जाता है। उसे लगता है शायद कार्मेन जिंदा है। इधर जंगल में देखते हैं कि मैगी उस बूढ़ी औरत को कार्मेन कहकर पुकार रही थी, मतलब कि वो बूढ़ी औरत कार्मेन है। इधर एडवर्ड के घर में बेसमेंट के अंदर से कोई जेम्स को पकड़ के अंदर खींच लेता है। जंगल में मैगी कार्मेन के पास जो बंदूकें पड़ी हुई थी उसे उठाकर वहां से चली जाती है। आर्लो मतलब के उसके अंदर जो मैसेंजर है वो दोनों को बताता है कि इस लिक्विड को पीने के बाद कोई भी ब्लू लाइन को क्रॉस करके जा सकता है, मगर ये पॉइजन है, इसे अगर ज्यादा पी लिया तो मौत हो जाएगी। इधर वो आदमी एलेन और वेलेरिया को बताने लगता है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है इसका कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन तो है, लेकिन फिलहाल आप लोगों को यहाँ से सेफ जगह ले जाना जरूरी है। फिर वहाँ मैगी आ जाती है और एलेन उसे बताती है कि यह आदमी लेफ्टिनेंट ओल्सन है और वो लेफ्टिनेंट बताने लगता है कि उसका काम था कार्मेन को ढूंढकर उसे आइसोलेट करना, क्योंकि पता चला वो एक दिन गायब हो गई और उसे बीमारी है। सभी को लगने लगता है कि जरूर कार्मेन के साथ जो भी हुआ है वो उस ब्लू लाइन से कनेक्टेड है। लेफ्टिनेंट कहने लगता है कि अगर कोई भी कार्मेन से मिला तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वेलेरिया कहने लगती है कि आर्लो तो जंगल में शायद कार्मेन से ही मिला था और उस औरत से मिलने के बाद ही वो अजीब बर्ताव करने लगा। लेफ्टिनेंट आर्लो से बात करना चाहता था, मगर मैगी को उस आदमी पर भरोसा नहीं था और वो वेलेरिया को बंदूक देती है और कहती है कि बच्चे लोग बाढ़ में हैं और लेफ्टिनेंट को अपने साथ लेकर चली जाती है। वेलेरिया सोचती है कि आखिर मैगी कर क्या रही है। हेलेन कहती है पता नहीं, लेकिन तुम्हें याद तो होगा कि हमें किसी पर भरोसा नहीं करना है। मेरिल निकोलस से पूछती है क्या वो सच में उसे पसंद करता है। निकोलस कहता है वो बचपन से मेरिल को पसंद करता है और ये समय सही है बताने के लिए, क्योंकि पता नहीं कल हो या ना हो। मेरिल आर्लो से बात करती है, उसे पूछती है क्या वो मैसेंजर आउटर स्पेस से आया है। वो कहता है हाँ, और क्या एसासिन ने मैसेंजर को ट्रैप करने के लिए ये ब्लू लाइन बनाया है। आर्लो कहता है हाँ, लेकिन सवाल ये है कि आखिर मैसेंजर को वो ट्रैप क्यों करना चाहता है। आर्लो कहता है मैसेंजर एक सीक्रेट मिशन में है। तभी उन्हें एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। मैगी लेफ्टिनेंट से पूछती है कि आखिर तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है हम लोग अकेले ही काम करते हैं, और वो ब्लू लाइन की दूसरी तरफ वाइब्रेशन के बारे में बताता है जो किसी भी जिंदा लोगों के कॉन्टेक्ट में आने से उसे मार डालता है और वो सिग्नल और पावर को भी अफेक्ट करता है। मैगी लेफ्टिनेंट को ऊपर लाती है और उसे पूछती है कार्मेन के हाथों पर स्ट्रगल के निशान थे, क्या हुआ था उसके साथ। तुम या तो झूठ बोल रहे हो या तो कुछ छुपा रहे हो। लेफ्टिनेंट उसे कहता है तुम स्मार्ट हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि तुम लोगों को बचाने कोई नहीं आने वाला। लेफ्टिनेंट उसकी तरफ बढ़ने लगता है और मैगी बंदूक से उस पर हमला कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लेफ्टिनेंट को वो लोग बांध देते हैं और उसके सामान को चेक करते हैं और उन्हें ये तो समझ आ गया था कि ये कोई लेफ्टिनेंट तो नहीं है, जैसा कि वो बोल रहा था। कार्मेन के हाथों को बांधा गया था और इस आदमी के पास भी जिप टाई है। वेलेरिया अपने और जेम्स के बारे में बात करती है, पूछती है क्या तुम्हें पता था, मगर अब सब कुछ खत्म हो चुका है और अगर तुम मुझसे नफरत करती हो तो कोई बात नहीं। वो कहती है मैं तुमसे नफरत नहीं करती, बल्कि मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता है। मुझे लगा था तुम अच्छी इंसान हो लेकिन तुम नहीं हो। तभी उस आदमी ओल्सन को होश आता है और वो मैगी से कहता है अपने बेटे को मेरे पास लाओ, समय बहुत कम है। मैगी वहां से चली जाती है और वेलेरिया को अकेले पाकर वो उसे डराने लगता है। कहता है मेरा हाथ खोलो, सिचुएशन और खराब हो जाएगा तो मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर वहाँ एलेन आती है और वेलेरिया उसे बंदूक देती है और खुद बाहर चली जाती है। इधर मैगी बहुत ज्यादा डरने लगती है और क्लिनिक में आती है और डोनाल्ड उसे संभालता है और उसे हिम्मत देता है। फिर जंगल में हम तीनों को देखते हैं और उन्हें मास्क वाला आदमी देखने को मिलता है जो बोर्ड लेकर खड़ा था, इसमें लिखा हुआ था लाइन क्रॉस मत करना। वो कलर वाला लिक्विड देखता है और निकोलस चाकू निकाल लेता है। वो आदमी उन्हें कहता है वो कंटेनर मुझे दो, लेकिन वो लोग मना करते हैं और वो आदमी लाइन क्रॉस करके अंदर आता है और ग्लास कंटेनर छीनने की कोशिश करता है। कंटेनर गिरकर टूट जाता है और निकोलस चाकू उस आदमी के पेट में घुसा देता है। मेरिल उस आदमी की मदद करती है और उसका मास्क हटाती है और वो आदमी आर्लो को देखकर कहता है
कि तुम तो वही हो जो पहले उस औरत के अंदर थे, मैं बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा था। ओल्सन एलन से कहने लगता है कि मेरी आंखों में मेरा खून जा रहा है, क्या तुम पोंछ दोगी? फिर वो जैसी आगे बढ़ती है वो आदमी अपना मुंह खोल लेता है और उसके शरीर के अंदर जो भी था वो उस औरत के अंदर चला जाता है, जिससे कि उसकी बीमारी अचानक ठीक हो जाती है। ओल्सन अपने होश में आ गया था और वो अपने साथियों को ढूंढने लगता है और पोजेस्ड एलन शूट करके ओल्सन को वहीं मार डालती है। फिर वो उसे खोल देती है और अपना सिर पटक कर अपने सिर से खून निकाल लेती है ताकि दूसरों को ये न लगे कि उसने जानबूझकर ओल्सन को मार डाला। इधर एडवर्ड के घर पर बाण के अंदर रूबेन को एक चमकता हुआ पेड़ नजर आता है, जैसे कि ये उस कलरफुल लिक्विड से कनेक्टेड हो। बेसमेंट में जेम्स को होश आता है और उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे। वहाँ पर एक मास्क वाला आदमी होता है जो काफी कमजोर लग रहा था। फिर वो स्मोक करने लगता है और वो जेम्स से पूछता है कि मुझे एक कारण बताओ कि मैं तुम्हें गोली क्यों ना मारूं। अजीब से पेड़ को देखे ही जा रहा था, जैसे कि वो उसे हिप्नोटाइज हो गया हो और वो पेड़ की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसके हाथ पर एक स्पाइडर आकर बैठ जाता है और जैसे ही वो स्पाइडर उस पेड़ पर जाता है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बेसमेंट में उस लड़के को लग रहा था जेम्स उसे मारने के लिए आया है, लेकिन जेम्स उसे कहता है मेरा बेटा बीमार है और एक मास्क वाला आदमी मेरे घर के सामने आया था। वो लड़का कहता है वो जरूर मैकनैब होगा। जेम्स उसे ब्लू लाइन के बारे में बताता है, कहता है कि उसे क्रॉस करोगे तो मर जाओगे। वो लड़का हंसता है और कहता है कि अगर तुमने सच में मैकनैब को देखा इसका मतलब ये हुआ कि मामला इतना सिंपल तो नहीं है जितना दिख रहा है। कहानी जाती है फ्लैशबैक में। दरअसल उस लड़के का नाम होता है ट्रेविस और वो बार में बारटेंडर की नौकरी करता था और वहाँ अक्सर मैकनैब दारू पीने के लिए आता था और वो ट्रेविस के साथ साइंस से जुड़ी हुई बातें करता था, अजीब अजीब बातें करता था एलियंस के बारे में, और वो ट्रैप के बारे में बात कर रहा था। कहता है कि वो लोग आएंगे। एक लड़का पूछता है वो कौन? मैकनैब ऊपर की तरफ उंगली करता है, कहता है मेहमान आने वाले हैं। मगर वो लोग बस मैकनैब का मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि उन्हें एलियंस पर यकीन नहीं था। इसीलिए वो आदमी अपना हाथ दिखाता है जो कि बुरी तरह से जल गया था। कहता है कि मैं खतरे को छू कर निकल आया और ये फिर से होगा। वो लोग आ गए हैं और वो हमारे बीच में ही मौजूद हैं। बार का मालिक परेशान होकर उस आदमी को जाने को बोलता है, लेकिन मैकनैब बहुत ज्यादा पिया हुआ था, इसलिए ट्रेविस मैकनैब को घर छोड़ने के लिए चला जाता है और वो उसे निशान के बारे में पूछता है कि आखिर तुम किस ट्रैप के बारे में बात कर रहे हो। मैकनैब कहता है कि जब तुम देखोगे तो तुम खुद समझ जाओगे। वो चीज तुम्हें अपनी तरफ खींचने लगती है। आखिर में ट्रेविस मैकनैब को उसके घर छोड़ देता है और वो बाहर खड़े होकर सिगरेट पीने लगता है और उसके सामने एक गाड़ी रुकती है, लेकिन कुछ समय के बाद वो गाड़ी वहां से चली जाती है। ट्रेविस मैकनैब के घर के अंदर जाता है चेक करने के लिए और अंदर में वो बहुत सारा मास्क देखता है वो आदमी सो चुका था। ट्रेविस ड्रॉयर में से एक चाकू निकालता है और उसे अपने पास रख लेता है और वहाँ पर एक फोटो भी था जिसमें मैकनैब अपनी बेटी के साथ था। तभी मैकनैब जाग जाता है और ट्रेविस पर बंदूक तान देता है, मगर वो कहता है मैं तो बस तुम्हें चेक करने के लिए आया था। मैकनैब उस लड़के से कहता है कि मैं देख सकता हूँ कि तुम खुद से सवाल पूछ रहे हो कि मैंने जो कुछ भी कहा क्या उसमें थोड़ी भी बहुत सच्चाई है। कहानी प्रेजेंट में आती है। जेम्स बोलता है कि मैं कोई एलियन नहीं हूँ। ट्रेविस थोड़ा कमजोर हो गया था। जेम्स कहता है मेरी बीवी डॉक्टर है, वो तुम्हारी मदद कर सकती है। ट्रेविस हताश होकर बैठ जाता है, कहता है कि मैं बस अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन मैं कहाँ फंस गया। फिर फ्लैशबैक में देखते हैं ट्रेविस उस बूढ़े आदमी के घर के ऊपर एक एंटीना लगाता है। मैकनैब ट्रेविस को हर दिन एलियन, स्पेसशिप, इन सारे चीजों के बारे में बताते रहता है। कहता है कि उन्हें तैयार रहना होगा। वो बताता है कि एलियन असली में दिखाई नहीं देते। वो जब यहाँ लैंड करते हैं तो वो इंसानों के शरीर के अंदर रहते हैं जिन्हें वो होस्ट कहते हैं और वो समय के साथ होस्ट बदलते रहते हैं। वो मीटियोर की मदद से पृथ्वी पर आते हैं। एलियन अच्छे भी होते हैं, बुरे भी, और जैसे ही कोई अच्छा एलियन नजर आता है बुरा एलियन उसे मार गिराता है। अब इतनी सारे बातों से इतना समझ आ गया था कि आर्लो के अंदर जो एलियन है वो गुड एलियन है और उसकी दादी एलन के अंदर जो एलियन है वो बुरा एलियन है। फिर वो आसमान में मीटियोर्स देखते हैं और सोचते हैं कि इसी तरीके से वो लोग आते हैं। तभी वहां पर फिर से एक गाड़ी रुकती है और उस गाड़ी में से निकलता है ओल्सन। मैकनैब उससे बात करता है और ट्रेविस को कहता है उनके साथ चलने। फिर वो जंगल में जाते हैं और ओल्सन ट्रेविस को बंदूक चलाना सिखा रहा था। मैकनैब बताता है कि तुम उस एलियन को देख नहीं पाओगे क्योंकि वो दिखाई नहीं देते। तुम गोली चलाओगे और वो अपना होस्ट बदल लेंगे, लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा कि आखिर होस्ट कौन है। वो ट्रेविस को एक औरत की तस्वीर दिखाते हैं जिसका नाम मैरी होता है। कहते हैं कि असली में इसके अंदर एक एलियन है, एक बुरा वाला एलियन। देखने में लगता है ये कोई नॉर्मल औरत है। ओल्सन बताता है कि 2 साल तक
वो औरत नॉर्मल रूटीन फॉलो कर रही थी, लेकिन 2 हफ्ते पहले वो एक्टिव हो गई। वो बंदूक खरीदी है, जिप टाइज खरीदी है, बाकी के गियर्स भी, जैसे कि वो किसी चीज की तैयारी कर रही हो। मैरी का बिहेवियर, मीटियोर्स का गिरना, ये संकेत है कि और भी एलियंस आने वाले हैं और वो तीनों एलियन से लड़ने के बारे में सोच रहे थे। इधर शाम के समय ट्रेविस मैकनैब से पूछता है कि आखिर उसे इन एलियंस के बारे में कैसे पता चला। तो वो बताता है कि 10 साल पहले उसकी बेटी एलिसा जंगल में टहलने के लिए गई थी, लेकिन वापस नहीं आई। उसने 911 कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन भी काम नहीं कर रहा था। वो कहता है कि उस रात उसके दरवाजे पर एक बुरा एलियन आया था। उसका नाम था एडम, जो उसकी मदद करना चाहता था अलीसा को ढूंढने में। बताता है कि वो एलियन एक तरह का लिक्विड पीता है और उसकी बेटी को लेकर वहां से चला जाता है। वो ब्लू लाइन को क्रॉस कर लेता है और एलियन के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन मैकनैब जब उसके पीछे जाता है तो उस ट्रैप के वजह से उसके हाथ पर यह निशान बन गया था। अचानक ये ट्रैप गायब भी हो गया और एलियंस वहां से चले गए। मैकनैब अगले दिन अपनी बेटी को ढूंढ लेता है जो मर चुकी थी। उसका गला कटा हुआ था। एक कन्वीनियंस स्टोर के डस्टबिन में उसकी बॉडी पड़ी हुई थी और इसीलिए वो तब से एलियंस का पता लगाने में लगा हुआ है। मैकनैब ट्रेविस को एक लॉकेट देता है। अगले दिन से ही तीनों मैरी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जिसके अंदर बुरा वाला एलियन है। तभी उनके सामने एक वैन रुकती है और गाड़ी का वो लोग पीछा करते हैं और वो लोग पहुंचते हैं एडवर्ड के घर के बाहर। वहां मैरी भी होती है और कारमेन घर के बाहर निकलती है तो वो कुछ ठीक नहीं लग रही थी। ओल्सन कहने लगता है कि उसे पता है उसके अंदर एक एलियन है और वो सभी लोग घर के अंदर जाते हैं। इधर गाड़ी के अंदर तीनों मास्क लगा लेते हैं और घर के अंदर जाने की तैयारी करते हैं। वो लोग मास्क पहन लेते हैं ताकि एलियन उनके अंदर जा ना सके। ट्रेविस एक टब के अंदर पानी भरने लगता है और देखता है कि मैरी एडवर्ड और उसके बेटे को गोली मार देती है। फिर वो एक बार्न के अंदर चली जाती है। मैकनैब कारमेन को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, मगर वो जंगल में भाग जाती है। मैकनैब देखता है कि मैरी गैलन भर भर कर कलरफुल लिक्विड डालकर एलियन ट्री उगा रही थी। मैकनैब ट्रेविस को वहीं छोड़कर चला जाता है। ट्रेविस कॉल करने की कोशिश करता है, मगर उसका फोन ही खराब हो गया था कि तभी वहां पर मैरी आ जाती है बंदूक लेकर। ट्रेविस को देखकर वो अपना मुंह खोलती है, मतलब कि वो अपने अंदर का एलियन उसके अंदर ट्रांसफर कर देती है। इसीलिए ट्रेविस जेम्स के सामने कहने लगता है कि उसके दिमाग में आवाजें सुनाई देती हैं। मैरी जब अपने होश में आती है तो वो ट्रेविस को देखकर डरने लगती है। ट्रेविस उसे मारने के लिए लकड़ी उठा लेता है और मैरी 2 गोली उसके सीने में दाग देती है, मगर ट्रेविस इतनी जोर से मैरी के सिर पर वार करता है कि वो वहीं पर दम तोड़ देती है। गोली लगने की वजह से ट्रेविस खांसने लगता है। ओल्सन जैसे ही उसे संभालने के लिए आता है, एलियन तुरंत ओल्सन के अंदर चला जाता है और ट्रेविस जान बचाकर घर के अंदर आ जाता है। इधर प्रेजेंट में ट्रेविस जेम्स को बताने लगता है कि इस ट्रैप को वही बंद कर सकता है जिसने इस ट्रैप को बनाया था और वो एलियन ट्री सबको अपनी तरफ आकर्षित करती है और उन्हें मार डालती है, जैसे कि हमने स्पाइडर को देखा था जो मर गया था। ट्रेविस जेम्स को चाकू दे देता है अपना हाथ खोलने के लिए और वो खुद को गोली मारकर खत्म कर लेता है। जेम्स बाहर आता है रूबेन को बचाने के लिए। रूबेन कहता है कि ये पेड़ मुझे यहाँ से निकलने नहीं देगी, इसलिए जेम्स एक कुल्हाड़ी लेकर आता है और बाण के लकड़ी को तोड़ डालता है और रूबेन को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि हमें घर वापस जाना चाहिए। रूबेन गुस्से में उसे पीटने लगता है, कहता है तुम्हारे वजह से मेरा कोई घर नहीं रहा। जेम्स उसे माफी मांगता है। जैसे ही दोनों जंगल की तरफ आ रहे थे तो उन्हें सामने आर्लो नजर आता है। जेम्स अपने बेटे को गले लगा लेता है। फिर उन्हें मैरिल और निकोलस नजर आते हैं मैकनैब के साथ। डोनाल्ड अपनी पत्नी के बॉडी को दफनाने के लिए जगह बना रहा था और वो आसमान में किसी एयरक्राफ्ट को देखता है। मैगी एलन के सिर पर चोट पर दवाई लगा रही थी और मैगी देखती है कि एलन का हाथ कांपना बंद हो गया था। फिर जैसे ही मौका देखकर एलन एलियन को अपने अंदर से मैगी के अंदर ट्रांसफर करने वाली थी, वहां पर वैलेरिया आ जाती है और कहती है बाकी लोग आ गए हैं। उन सभी के जाने के बाद एलन अपने बिस्तर पर एक चाकू रखती है और एक दवाई। उसके बाद जंगल से सभी लोग लौट आते हैं और मैकनैब को भी लेकर आए थे जो घायल हो गया था। निकोलस कहने लगता है कि वो घबराया हुआ था, इसीलिए उसने मैकनैब पर हमला कर दिया। कहता है वो हमसे लिक्विड लेना चाहता था, इसीलिए मैंने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर हमला किया। रूबेन अपने बेटे की बात सुन रहा था क्योंकि उसे उस लिक्विड के बारे में पता है। निकोलस उनसे बताता है कि उस लिक्विड को पीने से कोई भी ब्लू लाइन क्रॉस करके दूसरी तरफ जा सकता है। रूबेन अपने बेटे से कहता है मुझे मैकनैब के गाड़ी के पास लेकर चलो। दूसरी तरफ मैकनैब को उस क्लिनिक में लाया जाता है जहाँ मैगी मैकनैब के बॉडी से बुलेट निकाल देगी और आर्लो अपने पापा से कहता है कि मैसेंजर ये बोलना चाहते हैं कि ये आदमी अच्छा है, एक और दूसरा आदमी है वो बुरा है। जेम्स बता देता है एडवर्ड और उसके घर में कोई भी जिंदा नहीं बचा। उसके बाद वो डोनाल्ड के साथ जाता है ओल्सन के बॉडी को देखने के लिए और वो दोनों भी मैसेंजर्स और विजिटर्स के बारे में बातें कर रहे थे। डोनाल्ड कहता है इस आदमी के साथ क्या हुआ किसी ने नहीं देखा। तुम्हारी माँ ने कहा कि इस इंसान ने खुद को आजाद कर लिया था और वो उस पर हमला करने वाला था, इसलिए तुम्हारी माँ ने इसे गोली मारा। लेकिन इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये बंधा हुआ था, तभी इसे गोली लगी।
जेम्स जाता है अपनी माँ से मिलने के लिए। इधर जंगल में रूबेन अपनी पत्नी वेलेरिया को बता रहा था कि जंगल में कुछ तो है और हमें बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला। और यहाँ वेलेरिया को समझ आ जाता है कि उसके पति को पता है उसके और जेम्स के रिलेशनशिप के बारे में। वो कहती है जो भी था वो सब कुछ खत्म हो चुका है और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी थी। निकोलस अपने मॉम डैड को उस गाड़ी के पास में ले आता है जहाँ के ग्लास कंटेनर टूट गया था। उस कंटेनर में लिक्विड अभी भी बचा हुआ था। तभी अचानक उनके सामने एक भेड़िया आ जाता है और वो उस लिक्विड को पीने लगता है। निकोलस गोली चलाता है, भेड़िया भाग जाता है लाइन को क्रॉस करके और उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसने लिक्विड को पी लिया था। अब उनके पास लिक्विड है नहीं। निकोलस को वहाँ पर मैकनैप की एक डायरी मिलती है। इधर मैगी अपने बेटे से बात कर रही थी और उसे मैसेंजर के बारे में पूछती है जो कि उसके अंदर है। आर्लो कहने लगता है कि मैसेंजर एक मिशन पे है और उसे अपनी मशीन ढूंढनी है जिससे वो वापस अपने घर जा सके, लेकिन ये सब कुछ उसे चुपचाप करना होगा वरना दूसरा एलियन जाग जाएगा जो कि दूसरे इंसानों में छुपे हुए हैं। वो लोग पूछते हैं मशीन ऑन करने के बाद होगा क्या। मैकनैप कहता है आक्रमण की तैयारी। वो बंदूक लेकर खड़ा हो गया था। डोनाल्ड ये सब कुछ देख लेता है। जेम्स अपनी माँ को ढूंढ रहा था। मैकनैप मैगी को बताता है कि बहुत सारे एलियंस जो बुरे हैं वो फिलहाल अभी सोए हुए हैं मगर वो धीरे धीरे जाग रहे हैं और वो इंसानियत पर हमला कर देंगे और तुम्हारे बेटे के अंदर जो है वो हमारी जीने की आखिरी उम्मीद है, इसलिए उसे मेरे साथ चलना होगा। वो कहता है मुझे नहीं पता मुझे किस पर भरोसा करना चाहिए। मैगी कहती है मैंने तुम्हें ठीक किया, कम से कम मुझ पर तो कर सकते हो। जेम्स वहाँ पर आता है, कहता है ट्रेविस ने मुझे सब कुछ बता दिया, वो मर चुका है, ओल्सन भी मर चुका है। और ये सुनकर मैकनैब गुस्से में आ जाता है और जैसे ही डोनाल्ड अंदर आता है वो डोनाल्ड पर गोली मार देता है। जेम्स उसे लड़ने की कोशिश करता है मगर मैकनैब वहाँ से भाग निकलता है। डोनाल्ड बुलेट प्रूफ वेस्ट पहना हुआ था जिस वजह से उसकी जान बच गई। अब रात हो जाती है और सभी लोग दरवाजा लॉक करने लगते हैं मगर एलन अपने घर पर थी ही नहीं। मेरिल अपने पापा जेम्स से पूछती है क्या सच में आपको लगता है कि दादी के अंदर एलियन है और आर्लो के अंदर एक मैसेंजर है जो अच्छा है और दादी के अंदर जो एलियन है वो बुरा है। इधर मैगी उस मैसेंजर से कहती है कि क्या तुम मेरे अंदर आ सकते हो, तुम आ जाओगे तो सेफ रहोगे, लेकिन आर्लो मना करता है, कहता है कि मैं आर्लो के अंदर ही रहूंगा ताकि तुम मेरिल जेम्स सभी मिलकर मुझे प्रोटेक्ट कर सके। फिर निकोलस अंदर आता है और उसे भी पता चल गया है एलन के अंदर बुरा एलियन है और वो डायरी दिखाता है जो कि उसे जंगल में मिला था। इधर जंगल में सभी लोग मिलकर मैकनैप को ढूंढ रहे थे। इधर कमरे के बाहर से अजीब आवाजें आ रही थी, इसलिए मैगी लाइट लेकर बाहर निकलती है। जेम्स क्लिनिक में आवाज सुन रहा था लेकिन ये तो बस डोनाल्ड का कुत्ता था और दूसरी तरफ डोनाल्ड को एलन मिल जाती है और सभी लोग एलन को चेयर से बांध देते हैं, लेकिन वो कहने लगती है कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, ऐसा लगता है कि उसने मुझे छोड़ दिया या फिर वो मेरे अंदर ही कहीं छुपा हुआ है, मुझे खुद नहीं पता। मैगी एलन के हाथों को खोल देती है। फिर वो सभी लोग प्लान बनाते हैं कि वो एक दूसरे पर ही नजर बनाए रखेंगे पता करने के लिए कि एसासिन मतलब कि बुरा एलियन किसके अंदर है और आर्लो वाले कमरे में कोई भी नहीं जाएगा ताकि वो सेफ रहे। निकोलस सभी को आकर बताता है जो उसे डायरी से पता चला कि अगर उन्हें पता चल गया एसासिन किसके अंदर है तो वो लोग एसासिन को उस इंसान के अंदर से निकाल सकते हैं उन्हें पानी में डुबोकर। इसलिए हमने एडवर्ड के घर के बाहर ट्रेविस को देखा था पानी भरते हुए। अगली सुबह मैकनैप को जंगल में होश आता है और वो ब्लू लाइन के सामने पहुंच गया था जिसे वो क्रॉस नहीं करता और वो पहुंच जाता है एडवर्ड के घर के सामने जहां वो कुछ नए कपड़े पहन लेता है, लेकिन अभी तक उसका घाव ठीक नहीं हुआ था। वो बेसमेंट में जाता है और वहां उसे उसका साथी ट्रेविस मरा हुआ मिलता है। मैगी डूबने वाले इंसान को कैसे बचाया जाए उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस पढ़ रही थी। वो बाहर आती है तो देखती है निकोलस आर्लो के कमरे के बाहर ही बैठा हुआ था और वेलेरिया आर्लो के लिए खाना तैयार कर देती है। जैसे ही मैगी नीचे आती है तो वो एलन को सुनती है कहते हुए कि कोई उसके दिमाग में था जो उसे बस ऑर्डर दिए जा रहा था और अभी उसके हाथ कांप रहे हैं, मतलब शायद अब सच में उसके अंदर एलियन नहीं है, तो मतलब अब एलियन किसके अंदर है ये तो बाद में पता चलेगा। इधर बाहर में जेम्स, रूबेन, डोनाल्ड आग जलाते हैं इस उम्मीद में कि कोई तो धुएं को देखकर उनकी मदद के लिए आएगा, मगर रूबेन को इससे कोई उम्मीद नहीं है और उन दोनों को लगने लगता है कहीं रूबेन के अंदर ही तो एलियन नहीं है क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही गुस्सा लग रहा था। मैगी वहां पर आती है पर मैगी और जेम्स स्मोकिंग करने लगते हैं और वो लोग मैकनैप के बारे में बात कर रहे थे। मैगी कहती है कि वो हम पर गोली नहीं चलाना चाहता था और वो उसे इंस्ट्रक्शंस देती है, कहती है कि हम किसी को डुबाने नहीं वाले, ये काफी रिस्की है। रूबेन कंटेनर में तेल भर रहा था। डोनाल्ड उसे पूछने लगता है आखिर ये किस लिए कर रहे हो तुम। वो कहता है मेरे पीछे आओ पता चल जाएगा। एलन फ्रीजर में से खाना निकालती है सभी के लिए और वेलेरिया को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो 2-4 दिन से सोई नहीं है। निकोलस डायरी में से पढ़कर मेरिल को बताता है एक परिवार के बारे में जहां एक औरत के अंदर में बुरा एलियन था, मतलब एसासिन था और बाकी परिवार वालों ने उस औरत को डुबाने की कोशिश की और एक ऑनलाइन ग्रुप के बारे में भी पता चलता है जो इसी तरह एसासिन्स को ढूंढते हैं। वेलेरिया क्रॉस आउट करने लगती है किसके अंदर बुरा एलियन हो सकता है और आखिर में एलन का नाम बचता है मगर वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। रूबेन एडवर्ड के फार्म में आकर उस जगह आग लगाने की तैयारी करता है जहां वो एलियन ट्री है। डोनाल्ड उस ट्री को घूरते ही जा रहा था
रूबेन उसे मना करता है। आखिर में वो उस जगह पर आग लगा देते हैं। निकोलस डायरी से पढ़ता है कि एलियन अपने एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रैवल करते हैं, तो उसे लगने लगता है शायद तब उसे बहुत नजदीक होना पड़ता होगा। मेरिल फ्लर्ट करते हुए पूछती है कितना नजदीक, जितने नजदीक से किस किया जा सके। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। मेरिल चली जाती है अपने भाई को चेक करने के लिए और उसने एक पेपर पर कुछ ड्रॉ किया था, जिसे देखकर लगने लगता है कि ये तो लाइटनिंग है या फिर एक मैप है। जेम्स और मैगी एक दूसरे से बात कर रहे थे कि आखिर वो लोग बुरे एलियन को डुबाकर बाहर निकाल भी दे तो उसके बाद होगा क्या वो एलियन खुले हवा में गायब हो जाएगा। फिर अचानक मैगी हंसने लगती है उस दिन को याद करके जब पहली बार जेम्स उसके घर आया था थैंक्स गिविंग के दिन में। दूसरी तरफ पेड़ को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचता। मैकनैब आकर वहां कहता है कि तुम इसे बर्बाद नहीं कर सकते। फिर वो उसे ट्रेविस का लॉकेट दिखाता है जिसमें कि थोड़ा सा वो लिक्विड बचा हुआ था। मेरिल उस मैप को मैच कर रही थी कि आखिर ये है कहाँ का। वैलेरिया अपने बेटे से कहती है उसके साथ चलने के लिए क्योंकि यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसे पता है एसासिन कौन है। मेरिल को मैप से पता चलता है कि वो लोग अभी फिलहाल एटलांटा में है और ये मैप खत्म होता है बेलनैप माउंटेन में। वो लोग बाहर आते हैं तो निकोलस वहाँ पर नहीं था। वैलेरिया अपने बेटे को लेकर ब्लू लाइन के पास आती है और उसे कहती है एलन के कमरे में आर्लो को बेहोश करने के लिए दवाई मिला था, मगर वो कहती है एलन एसासिन नहीं है बल्कि तुम हो। और तभी वैलेरिया अपने अंदर से एलियन निकोलस के अंदर ट्रांसफर कर देती है और जब वैलेरिया अपने होश में आती है तो निकोलस अपने ही माँ को ब्लू लाइन की दूसरी तरफ धक्का देकर मार डालता है। कैरोल नाम की एक औरत को देखते हैं जो अपने लिए चाय बना रही थी और वो दूसरे इलाके में रहती है। उसके बाद वो तुरंत जंगल में चली जाती है और मिट्टी खोदकर अंदर में से एक बैग निकालती है। उसे फोन आता है और कैरोल कहती है हाँ मुझे मिल गया, अब मुझे बताओ मैकनैब कहाँ मिलेगा। इधर रूबेन ग्लव्स पहनता है और उस लिक्विड को पीकर पेड़ की तरफ जाने लगता है और लिक्विड पीने के बाद रूबेन पेड़ को छू पा रहा था और वो पेड़ के छोटे से टुकड़े को तोड़कर उस कंटेनर में डाल देता है जिससे कि वो पेड़ का वो हिस्सा मेल्ट होकर वो कलर वाला लिक्विड बन जाता है जिसे वो सभी पी पाएंगे। जेम्स और मैगी काउंट करते हैं कि उन लोगों ने कितने लोगों को खोया है। जेम्स ट्रेविस के बारे में कहने लगता है कि वो बस अपने लाइफ को थोड़ा कंट्रोल करना चाहता था। जेम्स कहता है मैं भी ऐसा ही चाहता था। वो अपनी पत्नी से पूछता है क्या हम दोनों के बीच सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। मैगी कहती है शायद। आर्लो टी कप हटाकर सारे मार्बल्स को अलग कर देता है और सिर्फ रेड मार्बल को अलग रखता है और अपनी बहन से कहता है एक चीज हम कर सकते हैं। वो कहता है ये रेड मार्बल एसासिन है और उसे वो टी कप से ढक देता है। लेकिन मेरिल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसका भाई क्या कहना चाहता है। वो देखती है निकोलस उसे बाहर बुला रहा था, इसलिए वो बाहर चली जाती है अपने भाई को अकेला छोड़कर, जो उसे किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए था। निकोलस उसे बताने लगता है कि उसकी माँ असली में एसासिन थी जो उस पर हमला भी की थी और कहता है कि उनके पास ये दवाई भी था और वो एक पत्थर बगल में रख देता है कि तभी अचानक वो अपने अंदर से एलियन मेरिल के अंदर ट्रांसफर कर देता है और जैसे ही वो अपने होश में आता है मेरिल पत्थर उठाकर निकोलस पर हमला कर देती है और ये सब कुछ आर्लो देख लेता है और मैगी को जाकर बताता है कि मेरिल के अंदर बुरा एलियन है। पोजेस्ड मेरिल एलन के कमरे में आती है जहां बंदूक रखा हुआ था और वो देखती है एलन आर्लो को लेकर कहीं जा रही थी। फिर वो तुरंत नीचे आती है मगर मैगी उस पर बंदूक तान देती है। मेरिल उन्हें कहती है तुम्हें पता है ना कि मेरे लिए तुम लोग बेमतलब हो, इसलिए मुझे जो चाहिए वो मुझे दे दो। मैगी मना करती है तो वो एलियन कहता है अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी बेटी को मार डालूंगा। जेम्स मास्क पहनकर पीछे से आता है और उस एलियन से लड़ने लगता है जो उसकी बेटी के अंदर है और वो अपनी पत्नी से कहता है मास्क पहनने के लिए। वो दोनों अपनी बेटी को जिसके अंदर एलियन है उसे ले जाते हैं पानी में डुबाने के लिए। इधर निकोलस को होश आता है लेकिन उसे कुछ भी क्लियरली याद नहीं था कि क्या हुआ था। वो लोग अंदर जाने वाले थे लेकिन एलन उन्हें दूर से इशारा करती है नहीं जाने के लिए। मेरिल जेम्स के मास्क को खोल देती है मगर वो दोनों नहीं रुकते तब तक जब तक कि मेरिल की सांसें बंद नहीं हो जाती। फिर दोनों मेरिल को बाहर निकालते हैं और मैगी अपनी बेटी को जिंदा करने की कोशिश करती है जैसा कि इंस्ट्रक्शंस पे लिखा हुआ था, लेकिन फिर भी मेरिल होश पे नहीं आ रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद आखिरकार मेरिल अपने होश में आ जाती है और अब वो उस एलियन के वश में नहीं थी। लेकिन अब सवाल ये है कि एलियन जो बुरा वाला एलियन है वो गया कहाँ। आर्लो कलरफुल लिक्विड देखकर कहता है कि अब हम ट्रैप नहीं रहेंगे, हमें चलना चाहिए। निकोलस को नहीं पता उसकी माँ के साथ क्या हुआ क्योंकि जब वैलेरिया मरी थी तो वो अपने होश में नहीं था। रूबेन अपने बेटे से कहता है कि तुम बाकियों के साथ जाओ, मैं तुम्हारी माँ को ढूंढता हूँ। दूसरी तरफ पता चलता है कि जेम्स के अंदर वो एलियन आ चुका है लेकिन फिर भी वो लड़ने की कोशिश कर रहा था और वो दोनों से कहता है यहाँ से भाग निकलो। निकोलस अपनी माँ को देखकर रोने लगता है जो मर चुकी थी। जेम्स जो अपने होश में नहीं था वो रूबेन को देखकर उसे बहुत पीटने लगता है मगर मैगी उस पर गोली चलाती है। फिर उसकी नजर जाती है आर्लो पर, इसलिए वो उसके पीछे
पीछे भागने लगता है। जैसे ही वो आर्लो तक पहुंचता है, मैगी जेम्स को सिरिंज इंजेक्ट करके बेहोश कर देती है और वो अपने बेटे को लेकर वहां से निकलती है। आर्लो अपनी माँ से कहता है, आपको याद है वो टी कप? फिर वहाँ जेम्स आता है और उनसे कहता है कि तुम लोग हार क्यों नहीं मान लेते। फिर किसी तरह जेम्स को वो लोग फ्रीजर में ट्रैप कर लेते हैं। मेरिल अपनी माँ को रोकती है क्योंकि फ्रीजर में जेम्स मर जाएगा और रूबेन फ्रीजर के ऊपर भारी बस्ता रख देता है। इसके बाद सभी लोग उस कलरफुल लिक्विड को थोड़ा थोड़ा पीते हैं और ब्लू लाइन की दूसरी तरफ चले जाते हैं। एलन पीछे ही रह जाती है, मगर मैगी वादा करती है कि वो वापस जरूर आएगी। जाने से पहले वो एलन को गले लगाती है और फिर वो सभी लोग वहाँ से जाने के लिए निकलते हैं। वो सभी लोग ओल्सन के गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकलते हैं और मैगी कहती है फिलहाल हमें फायर स्टेशन जाना चाहिए। आर्लो अपनी बहन से कहता है हमें पहले बेलनैप माउंटेन जाना होगा क्योंकि मैसेंजर को मशीन ऑन करना है। तभी अचानक कैरोल उन लोगों को रोकती है और वो अपने दोस्त माइल्स के साथ थी। वो उन सभी से पूछती है कि तुम में से मैकनैब कौन है, और जब वो मैकनैब को देखती है तो वो लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो सभी लोग एक दूसरे से ऑनलाइन बातें करते थे। लेकिन अचानक मैकनैब मैसेज करना बंद कर दिया, इसलिए वो लोग थोड़ा घबरा गए थे और वो लोग उससे मिलने आ गए। कैरोल अपने बैग में से कुछ निकालने लगती है कि तभी वहां पर मैकनैब का पुराना साथी हेडन आता है और वो अपने गाड़ी से कैरोल और माइल्स को उड़ा देता है। हेडन मास्क पहना हुआ था और उसके साथ में इजी नाम की लड़की भी थी। वो स्पीकर्स के जरिए उन्हें बताती है मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। हेडन दिखाता है कैरोल के बैग में जिप टाइज था उन सभी को कैद करने के लिए और ड्रग्स था उन सभी को बेहोश करने के लिए। इजी बोलती है कि ये दोनों तुम्हारे दोस्त नहीं थे, वो सभी लोग जागने लगे हैं और वो हर तरफ हैं, वो मतलब एसासिन्स। वो उनसे कहती है कि तुम यहाँ से अकेले जा सकते हो या फिर हमारे साथ रह सकते हो, अगर जिंदा रहना है तो चॉइस तुम्हारी है। लेकिन ये डिसाइड करने से पहले मैगी जानना चाहती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। और इसी के साथ टी कप सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाती है। सीरीज की बात की जाए तो मुझे ये सीरीज काफी अच्छा लगा, लेकिन और भी अच्छा होता अगर कुछ सवाल के क्लियर जवाब मिल जाते, क्योंकि अभी भी बिगर पिक्चर को देखा जाए तो हमें कुछ भी नहीं पता कि आखिर ये एलियंस पृथ्वी पर क्यों आए हैं, इनका क्या मकसद है। हालांकि जो भी है सीजन 1 काफी इंटरेस्टिंग था, बोला जाए तो काफी अच्छा था, मगर ग्रेट भी नहीं बोल सकते। खैर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।